Hello friends, myself Dr. निधि दरबारी in my education treasure। आज मैं आप लोगों को इतिहास शिक्षण में उसकी आदर्श पाठ योजना कैसे बनानी चाहिए इस पर चर्चा करूंगी। इतिहास शिक्षण की आदर्श पाठ योजना। सबसे पहले हम पाठ योजना क्रमांक लिखेंगे, तो हमने क्रमांक 1 लिखा है। उसके बाद दिनांक जो हमने 20/3/25 लिखी है। तत्पश्चात विषय यानी इतिहास लिखा जाएगा। विषय लिख लेने के बाद प्रकरण लिखा जाएगा जो हमें छात्रों को पढ़ाना है। हमने इसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना लिखा है। हम कक्षा 9 को पढ़ाएंगे तो हमने इसे लिख दिया है। हमारी समय चक्र, जिसे घंटा भी कहते हैं और कालखंड भी कहा जाता है, उसे लिखा जाएगा। हमारा समय चक्र दूसरा है। हमारे समय चक्र की अवधि 35 मिनट की होगी, इसलिए हमने 35 मिनट लिखा है। छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष लिखी है, क्योंकि 9th का छात्र 16 साल का होता है। इसके पश्चात छात्र अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। जो छात्र अध्यापक पढ़ा रहा है उसका नाम आएगा। ये सब लिख लेने के पश्चात सामान्य उद्देश्य आएंगे। पहला, छात्रों में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन में अतीत से वर्तमान की क्रिया में क्रमबद्धता आनी चाहिए। मानव जाति की मूलभूत एकता के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की देन के प्रति प्रशंसात्मक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना। शिक्षार्थियों में खोज की भावना विकसित करना। शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोचने की शक्ति विकसित करने का प्रयास करना। देश विदेश की घटनाओं में परस्पर संबंध स्थापित कर सकने की क्षमता विकसित करना। समय के प्रति चेतना उत्पन्न करना। समय रेखा चित्रों और ऐतिहासिक मानचित्रों को बना सकने की कुशलता विकसित करना। शिक्षार्थियों को इतिहास के लिए सामग्री एकत्र करने की विधियों के कठिनाइयों के बारे में आवश्यक बातों से परिचित कराना। इस स्तर पर छात्रों में इतिहास के लिए वास्तविक रुचि को दृढ़ बनाना। छात्रों को मानसिक प्रशिक्षण प्रदान करना, अर्थात उनकी मानसिक शक्तियों को एक मुख्य प्रकार से प्रशिक्षित करना, जिससे उनकी तर्क और निर्णय शक्तियों का पर्याप्त विकास हो सके, जिससे वे प्रत्येक तथ्य को तर्क तथा प्रमाणों के आधार पर ही स्वीकार करना सीख जाएं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों का ज्ञान प्रदान करना, जिससे वे अपने देश की विश्व संस्कृति के लिए प्रदान की गई देनों को समझ सकें। अतीत के आधार पर वर्तमान को समझने की क्षमता उत्पन्न करना तथा उसके भविष्य के आकलन के लिए सामर्थ्य उत्पन्न करना। विकास के सिद्धांत से अवगत कराना। समय ज्ञान के विकास को दृढ़ बनाना। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं से अवगत कराकर उनको स्वयं समस्या हल करने के योग्य बनाना। मानव सभ्यता के विकास की विशेषताओं से अवगत कराना। ऐतिहासिक तथ्यों का कालक्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना। अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। कुशल नेतृत्व क्षमता वाले महापुरुषों का उदाहरण सम्मुख रखकर नेतृत्व क्षमता उत्पन्न करना। हमने यहाँ पर छात्र शिक्षक की सुविधा के लिए 22 उद्देश्य लिखे हैं। आप अपनी पाठ्य योजना में अपनी विषय वस्तु अनुसार किन्हीं 5 उद्देश्यों को लिखें। अब हम
विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं। आज के पाठ का विशिष्ट उद्देश्य है छात्रों में मौर्य साम्राज्य के स्थापना के बारे में अध्ययन करना। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है शिक्षण विधि। इसमें हमने लिखा है कि हम व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। उसके पश्चात शिक्षण प्रविधि हमने लिखी है कि हम प्रश्नोत्तर प्रविधि का अध्यापन कार्य करेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में हमने लिखा है कि हम मौर्य साम्राज्य के विभिन्न राजाओं का चार्ट व भारत का मानचित्र का उपयोग अपने शिक्षण कार्य में करेंगे। सहायक सामग्री के पश्चात हमारा पूर्व ज्ञान आ गया, जिसमें हमने लिखा है कि छात्र मौर्य साम्राज्य के पूर्व नंद वंश का अध्ययन कर चुके हैं, उसका वे सामान्य ज्ञान रखते हैं। अब हम आते हैं प्रस्तावना के प्रश्नों पर। पहला प्रस्तावना प्रश्न है महाजनपद में कितने नगर थे? छात्र उत्तर देंगे कि महाजनपद में 16 नगर थे। दूसरा प्रस्तावना प्रश्न है अंत में 16 महाजनपद में से किस राज्य का उदय हुआ? छात्र उत्तर देंगे कि अंत में 16 महाजनपद में से मगध राज्य का उदय हुआ। इसके पश्चात तीसरा प्रस्तावना प्रश्न होगा कि मगध राज्य में सर्वप्रथम किस वंश का उत्कर्ष हुआ? छात्र उत्तर देंगे कि मगध राज्य में सर्वप्रथम हर्यक वंश का उत्कर्ष हुआ। चौथा प्रस्तावना प्रश्न है मगध के अंतिम वंश का नाम बताएं। छात्र उत्तर देंगे कि मगध के अंतिम वंश नंद वंश था। और अंतिम पांचवा प्रस्तावना प्रश्न है नंद वंश के बाद किस साम्राज्य का उदय हुआ? छात्र उत्तर देंगे कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य का उदय हुआ। इसके बाद उद्देश्य कथन होगा जो छात्र अध्यापक करेगा कि आज हम मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद आएगा प्रस्तुतिकरण। पाठ को सुविधा के लिए 2 अन्विति में बांट दिया जाएगा। अब हम पहले ही अन्विति का पाठ पढ़ेंगे। प्लान को 4 खंडों में बांट दिया जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु लिखी जाएगी, दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया का है, तीसरे खंड में छात्र क्रिया आएगी एवं चौथे खंड में श्यामपट्ट कार्य लिखा जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु में पाठ के मुख्य बिंदु लिखें, जैसा हमने लिखा है मौर्य साम्राज्य व चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया आएगी। इसमें शिक्षक जो कथन करेगा वह लिखना है, जैसे हमने लिखा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में के आसपास की थी। मौर्य साम्राज्य लौह युग से संबंधित भौगोलिक दृष्टि से व्यापक ऐतिहासिक शक्ति था। मौर्य वंश के 3 प्रसिद्ध शासक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की महिमा को शिखर तक पहुंचाया वे थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। मौर्य शासनकाल में भारतीय इतिहास में पहली बार राजनीतिक एकलता हासिल हुई थी। भारत गंगा के मैदान की विजय के साथ साम्राज्य केंद्रित हो गया था। इतना कथन करने के बाद छात्र अध्यापक एक विकासात्मक प्रश्न पूछेगा। मौर्य साम्राज्य के मुख्य राजाओं के नाम बताएं। छात्र उत्तर देंगे कि मौर्य साम्राज्य के मुख्य राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर एक शिक्षण कथन आएगा जो निम्न है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना थी। सरकार के गणतंत्र और कुलीन तंत्र का अंत हो गया था और मौर्य के अधीन राजशाही उत्कृष्टता तक पहुंच गई। साम्राज्य सहित कला, वास्तुकला और शिलालेखों के क्षेत्र में उनकी असाधारण रचनात्मकता के लिए जाना जाता है।
अशोक चिन्ह के शेर जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है इसी युग से संबंधित है। कथन के बाद एक बार फिर एक विकासात्मक प्रश्न पूछना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के आचार्य का नाम चाणक्य था। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर एक शिक्षक कथन होगा जो चंद्रगुप्त पर रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य 180 ईसा BCE तक समाप्त हो गया और मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ब्राह्मणवादी परंपराओं के अनुसार उनका जन्म नंद दरबार में एक शूद्र महिला से हुआ था, लेकिन बौद्ध परंपरा के अनुसार गोरखपुर क्षेत्र में मौर्य नामक एक क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने नंदों की गिरावट और कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने चाणक्य या कौटिल्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को उखाड़ फेंका और खुद को सम्राट के रूप में ताज पहनाया। उत्तर पश्चिमी भारत सेल्यूकस के अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों के बदले अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम क्षेत्रों को सेल्यूकस से मुक्त कराया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के तहत एक विशाल क्षेत्र लाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग के साथ साथ बिहार, उड़ीसा और बंगाल शामिल थे। केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से ही ऐसे हिस्से थे जो मौर्य समाज के अधीन नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक निरंकुश शासक था जिसने सारी शक्तियां अपने हाथों में रख ली थीं। उसके प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता विशाल सेना का रखरखाव था। रोमन लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। अब हम आते हैं यूनिट 1 के बोधगम्य प्रश्नों पर। जो पाठ हमने पढ़ाया है उस पर बेस्ड ये प्रश्न होंगे। हमने 5 बोधगम्य प्रश्न तैयार किए हैं। हमारा पहला बोधगम्य प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? छात्र उत्तर देंगे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। दूसरा बोधगम्य प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई? छात्र उत्तर देंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। तीसरा बोधगम्य प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छात्र उत्तर देंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चौथा बोधगम्य प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे? छात्र उत्तर देंगे, केरला, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से ही ऐसे हिस्से थे जो मौर्य शासन के अधीन नहीं थे। पांचवा और अंतिम बोधगम्य प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? छात्र उत्तर देंगे, अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली। यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि छात्र शिक्षक को सभी बोधगम्य प्रश्नों के उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना होगा एवं छात्रों से कहना होगा कि वे सभी उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखें। अब हम आते हैं दूसरी अनुवृत्ति के प्रस्तुतिकरण पर। अब फिर से प्लान को 4 खंडों में बांट दिया जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु लिखी जाएगी, दूसरे खंड में शिक्षक क्रिया,
तीसरे खंड में छात्र क्रिया एवं चौथे खंड में श्यामपट्ट सारांश लिखा जाएगा। पहले खंड में विषय वस्तु में पाठ के मुख्य पॉइंट्स लिखें, जैसे हमने लिखा है बिंदुसार और अशोक। शिक्षक क्रिया वाले खंड में शिक्षक कथन जो करेगा वह आएगा, जैसे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। यूनानियों ने उन्हें अमित्रागत, अमित्रोचेटस, अमिलिटोचेटस नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। उसके द्वारा 16 राज्यों को साम्राज्य के अधीन लाया गया, जिससे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त हुई। दक्षिणी राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वह था कलिंग। इसके बाद एक विकासात्मक प्रश्न शिक्षक द्वारा पूछा जाएगा। उनका शासन किन के साथ निरंतर संबंधों के लिए महत्वपूर्ण था? बिंदुसार का शासन यूनानियों के साथ निरंतर संबंधों के लिए महत्वपूर्ण था। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर एक शिक्षक कथन होगा जो शेष राजा पे रहेगा, जैसे अशोक। कौटिल्य उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, बिंदुसार के पुत्र थे और वह अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठे। वह पहले शासक थे जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। उनके सिंहासन पर बैठने के बाद कलिंग युद्ध ही एकमात्र युद्ध था जो उन्होंने लड़ा था। जैसे ही वह कलिंग युद्ध के नरसंहार से प्रभावित हुए, उन्होंने युद्ध से विजय और धम्म द्वारा विजय का विचार छोड़ दिया। दूसरों शब्दों में उन्होंने भैरी घोष को धम्म घोष से बदल दिया। इसके साथ उन्हें युद्ध छोड़ने वाले पहले सम्राट के रूप में जाना जाता है। अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। तीसरी बौद्ध परिषद उनके द्वारा आयोजित की गई थी। इसके बाद एक विकासात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। अशोक ने किन देशों में मिशनरियों को भेजा था? छात्र उत्तर देंगे कि अशोक ने दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और कई अन्य राज्यों में भी मिशनरियों को भेजा था। विकासात्मक प्रश्न के बाद फिर एक बार शिक्षक कथन होगा। प्राचीन भारत के महान शासक अशोक थे जो अपनी मिशनरियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि द्वारा मौर्य साम्राज्य में एकीकरण लाया। उनकी धम्म की नीति एक व्यापक अवधारणा थी जिसमें जीवन के तरीके, आचार संहिता और सिद्धांतों के सेट शामिल थे जिन्हें लोगों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने लोगों के बीच अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महासत्ता को नियुक्त किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। वह शांति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय की अपनी नीति के लिए जाने जाते थे। अब सेकेंड यूनिट के बोधगम्य प्रश्न पूछेंगे। जो पाठ हमने पढ़ाया है उस पर बेस्ड 5 प्रश्न शिक्षक पूछेगा। पहला प्रश्न है, यूनानी की लेखकों ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा करते थे? सही उत्तर दिया जाएगा। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अभिमित्रागत, अमित्रोचेटस, एलिट्रोचेटस जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला नाम से पुकारा करते थे। दूसरा बोधगम्य प्रश्न है, बिंदुसार के कार्यकाल के दौरान कौन प्रधानमंत्री था? छात्र उत्तर देंगे, बिंदुसार के कार्यकाल के दौरान चाणक्य प्रधानमंत्री था। तीसरा बोधगम्य प्रश्न है, दक्षिण राज्यों के अलावा कौन सा एकमात्र राज्य बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था?
छात्र उत्तर देंगे, दक्षिण राज्यों के अलावा कलिंग एकमात्र राज्य बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था। चौथा बोधगम्य प्रश्न है, अशोक के काल का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? छात्र उत्तर देंगे, अशोक के काल का सबसे बड़ा कलिंग का युद्ध था। पांचवा बोधगम्य प्रश्न है, अशोक के काल में कहाँ और कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? छात्र उत्तर देंगे, अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अब हम यह नोट देना चाहते हैं कि छात्र शिक्षक को अभी अपने सभी बोधगम्य प्रश्नों के उत्तर को शामपट पे लिखना होगा एवं छात्रों से कहना होगा कि वे सभी उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखें। अगर आपको यह वीडियो रोचक एवं ज्ञानात्मक लगा हो तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊं। दूसरों से शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करना भी ना भूलें। अब हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पर। पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? छात्र उत्तर देंगे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना थी। दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे? सही छात्र उत्तर देंगे, केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्से ही ऐसे हिस्से थे जो मौर्य शासन के अधीन नहीं थे। तीसरा पुनरावृत्ति प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग किया? छात्र उत्तर देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। चौथा पुनरावृत्ति प्रश्न है, बिंदुसार के कार्यकाल के दौरान कौन प्रधानमंत्री था? छात्र उत्तर देंगे कि बिंदुसार के कार्यकाल के दौरान चाणक्य प्रधानमंत्री था। पांचवा पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, अशोक के काल में कहाँ और कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? छात्र उत्तर देंगे, अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अब हम आते हैं कक्षा कार्य पर। कक्षा कार्य में हमने खाली स्थान भरने के लिए लिखा है। पहला खाली स्थान है, अशोक चिन्ह के शेर जो भारत का डैश हैं इसी युग से संबंधित हैं। सही उत्तर है राष्ट्रीय प्रतीक। दूसरा खाली स्थान है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक डैश था। सही उत्तर है बृहद्रथ। तीसरा खाली स्थान है, यूनानियों ने उन्हें डैश नाम से पुकारा जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। सही उत्तर है अमित्रागध, अमित्रोचैटिस, एलिट्रोचैटिस। चौथा खाली स्थान है, उनकी डैश एक व्यापक अवधारणा थी जिसमें जीवन के तरीके, आचार संहिता और सिद्धांतों के सेट शामिल थे जिन्होंने लोगों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। सही उत्तर है धम्म की नीति। पांचवा खाली स्थान है, उन्होंने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि द्वारा मौर्य साम्राज्य में और डैश लाया। सही उत्तर है एकीकरण। इसके अंत में हम गृह कार्य पर आते हैं। हमने गृह कार्य के लिए छात्रों को एक टिप्पणी लिखने के लिए दी है अशोक पर। Thank you very much for patiently watching the video and don't forget to comment.